Start off this press conference by a presentation by the Health Secretary, Shri Rajesh Bhushan ji, and then Dr. V.K. Paul will make his comments. After that, we'll take a few questions. Thank you. Namaskar. We will give you a snapshot of the COVID infection in the country as well as the vaccination status. So this is something that we regularly share with you. The main important thing here to know is that both the contribution of active cases as well as the case fatality rate is 2% or less than 2%. So this is significant because there are certain states in the country which are seeing a surge. देश के कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या के बावजूद जो एक्टिव केसेस हैं वो अभी भी 2% हैं और जो मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर है वो अभी भी 2% से कम है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके समक्ष लाना चाहते थे। हम ये भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जो पॉजिटिविटी की दर है, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट, वो 5% से कम हो गई है पूरे देश में। और पिछले एक सप्ताह की अगर पॉजिटिविटी की दर देखें तो वो लगभग 3% है और ये बावजूद उन राज्यों के है जहां पॉजिटिविटी की दर 16% या 8% भी है। उसके बारे में भी हम जानकारी आपसे साझा करेंगे। ये हम आपको दिखाना चाहते थे कि देश ने मिलकर क्या उपलब्धि की पिछले 1 साल और 2 महीनों में। देश में कोविड के केस मार्च 2020 से बढ़ने शुरू हुए और सितंबर के मध्य में प्रतिदिन 97,000 केस आते थे, यानी एक दिन में औसतन 97,000 नए केस देश में आते थे। और फिर मध्य सितंबर से वो लगातार गिरते गए और जो प्रतिदिन औसतन 97,000 की दर थी वो घटकर 9,000 औसतन प्रतिदिन हो गई। 97,000 से घटकर 9,000 और फिर बढ़नी शुरू हुई, जो चिंता का विषय है जिस पर मैं आगे आपसे जानकारी साझा करूंगा। यहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट प्रतिदिन आने वाले नए केसेस का 9 फरवरी को इस देश में हुआ, जबकि 9,110 नए केस एक दिन में आए। दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस रिपोर्टेड इन 24 आवर्स। 9 फरवरी के बाद कुछ राज्यों में नए केसेस बढ़ने की वजह से ये बढ़ना शुरू हुआ। 21 फरवरी को 14,264 नए केस देश में आए, 4 मार्च को 17,000 और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 28,902 नए केस प्रतिदिन की दर है। तो बड़ी पिक्चर इसमें क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि पिछले 2 सप्ताहों की अगर तुलना करें तो जो नए केस हैं उनमें 43% की वृद्धि हुई है। 43% इंक्रीज इन न्यू केसेस वीक ऑन वीक। और अगर कोविड से होने वाले मृत्यु की बात करें तो पिछले 2 सप्ताहों में 37% की वृद्धि हुई। ये हम आपको बता रहे हैं कि नए केसेस कहाँ आ रहे हैं। ये जो लाल रंग के जिले हैं ये 70 जिले हैं, 70 डिस्ट्रिक्ट्स इन 16 स्टेट्स, 16 राज्यों में 70 जिले, जहाँ की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। इसकी डिटेल जानकारी हम आगे आपको देंगे। और जो ऑरेंज रंग से जिले दिख रहे हैं वो 55 जिले हैं और 17 राज्यों में वो 55 जिले हैं। वहाँ पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई। So there are 2 category of districts. First category where cases have increased by more than 150%, and in that category we have 70 districts.
The second category where cases have increased from 100% to 150%, and in that category we have 55 districts. आप ये भी ध्यान से देखेंगे इस नक्शे में कि ये जो अधिकांश जिले हैं ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में स्थित हैं। पश्चिमी और उत्तरी भारत के भी कुछ स्पेसिफिक राज्यों में स्थित हैं, उन राज्यों की बात हम आगे करेंगे। महाराष्ट्र, अब हम राज्यों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, देश के एक्टिव केसेस का 60% केंद्रित है। 60% of all active cases are concentrated in Maharashtra. 45% of all new deaths are concentrated in Maharashtra. महाराष्ट्र में 1 मार्च को लगभग 7,700 नए केस आते थे प्रतिदिन, औसतन 7,741 केसेस ऑन अ डेली बेसिस। 15 दिन में ये संख्या बढ़कर 7,700 से 13,527 हो गई। ये औसत नंबर हैं, एक्चुअल नंबर इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ये हम आपको 7 डे मूविंग एवरेज बता रहे हैं, औसत प्रतिदिन की जो संख्या है वो। चिंता की बात ये है कि जो पॉजिटिविटी रेट है महाराष्ट्र का, वो लगभग 11% हुआ करता था 1 मार्च को, दैट इज़ द रेड लाइन ऑन द सेकंड ग्राफ। वो 11% होता था 1 मार्च को, जो बढ़कर अब 16% से ज़्यादा हो गया। आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बताया कि देश का पॉजिटिविटी रेट 5% है, देश का सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट 3%, और राज्यों के पॉजिटिविटी रेट कुछ राज्यों के अधिक है। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो 16% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है। ये चिंता की बात है। जो ये हरे बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये हैं कि वो कितने टेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस रफ्तार से पॉजिटिविटी बढ़ रही है, उस रफ्तार से टेस्ट्स की संख्या नहीं बढ़ रही। तो हमारा परामर्श राज्यों को, खासकर महाराष्ट्र को, वहाँ हमने 2 केंद्रीय दल भी भेजे, ये था कि आपको टेस्ट्स की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, और टेस्ट्स की संख्या में RT-PCR के अनुपात को, जो अभी 71% है, उसको 71% पे या तो कायम रहना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज़ एज फार एज महाराष्ट्र इज़ कंसर्न। लेट्स लुक एट पंजाब। पंजाब में 531 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, अब वो बढ़कर 1338 हो गए। 15 दिन की ये स्थिति है। पंजाब की पॉजिटिविटी 3.4% थी, अब वो डबल हो गई है, 6.8% हो गई है। पुनः मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, देश की पॉजिटिविटी 5% क्यूमुलेटिव, यानी पिछले 1 साल 2 महीने की। देश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3%। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये चिंता की बात है कि एक राज्य में 16%, एक राज्य में 6.8%, इस तरह की पॉजिटिविटी का आना, ये दिखाता है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, हम 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो भी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये चंडीगढ़ की स्थिति है। 49 केसेस आते थे ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 1 मार्च 2021 को, अब ये दुगने से भी ज़्यादा हो गए हैं, 111 केस प्रतिदिन औसतन। पॉजिटिविटी 3.5% से बढ़कर 7.4% हो गई है, और जो टेस्ट्स हैं विच आर डिनोटेड बाय द ग्रीन बार्स, दे आर कमिंग अप एंड गोइंग डाउन, सो देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट ट्रेंड। We would want a distinct increasing trend of tests in which RT-PCR's share is substantially higher than the present 40% in Chandigarh. So this is our advice which we have shared with the Union Territory of Chandigarh. अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 239 केस, यानी लगभग 240 केसेस अ डे ऑन 1 मार्च ऑन एन एवरेज। दिस इज इंक्रीज टू 430। पॉजिटिविटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1.4 to 2.4. The tests are not keeping pace and the share of RT-PCR is only 34%. So again, we would want this share to increase of RT-PCR to up to 70% or more than that,
And we would also want the total number of tests to increase so that we are able to capture all positive cases promptly. गुजरात में पहली मार्च को लगभग 398 केस प्रतिदिन आते थे, अब ये बढ़कर 690 हो गए हैं 15 दिन में। पॉजिटिविटी 2.4 से बढ़कर 4% से कुछ अधिक हो गई है। टेस्ट्स की संख्या बढ़नी चाहिए, जो नहीं बढ़ पा रही है। RT-PCR का शेयर केवल 50% है। तो जो बाकी राज्यों के लिए हमारे परामर्श हैं वही हमने गुजरात के साथ भी शेयर किए हैं। कर्नाटका, पहली मार्च को 443 केस आते थे, अब 751 केस आ रहे हैं। 1% से कम की पॉजिटिविटी थी 0.8%, लेकिन ये अब बढ़कर 1.3% हो गई है पॉजिटिविटी। देश की पॉजिटिविटी की तुलना में ये कम है, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको कोई बीमारी बढ़ती हुई नज़र आती है, अगर आप तत्काल उस पर रोक लगा लेंगे तो सबके लिए उसके परिणाम अच्छे होंगे। तो हमारा परामर्श कर्नाटक को यही है कि ये बिल्कुल शुरुआती दौर है, इसी समय इस पर काबू पाया जाना चाहिए। टेस्ट्स घट रहे हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन संतोष की बात यह है कि RT-PCR शेयर जो है वो 93% है, यानी कर्नाटक जो कुल टेस्ट करता है उसके 93% वो RT-PCR टेस्ट करते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, बट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टेस्ट्स नीड टू इंक्रीज। मध्य प्रदेश में 334 प्रतिदिन केस से बढ़कर 564 हो गया है। पॉजिटिविटी 3.1% से दुगनी से भी ज़्यादा 7.4% हो गई है, ये राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। टेस्ट्स घट रहे हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। RT-PCR का शेयर 65% है, यानी बाकी सब रैपिड एंटीजन टेस्ट्स हैं, तो इनको भी RT-PCR टेस्ट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्थान में 113 केस आते थे, अब वो डबल हो गए हैं, 205 केस आ रहे हैं 15 दिन के अंदर ये हुआ है। पॉजिटिविटी 2% के लगभग थी, अब वो 2.8 यानी लगभग 3% के नज़दीक पहुंच रही है। टेस्ट्स आप देखेंगे लगातार घट रहे हैं, टेस्ट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि जितने भी टेस्ट वो करते हैं उसका 97% RT-PCR टेस्ट करते हैं। तो हमने राज्य को ये परामर्श दिया है कि टेस्ट्स की संख्या को बढ़ाएं, टेस्टिंग और ट्रैकिंग को बढ़ाएं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हरियाणा में पहली मार्च को 151 केस औसतन आते थे, अब वो बढ़कर 374 हो गए हैं। दे हैव मोर देन डबल्ड। Positivity has increased from 1.2% to 3.3%. Tests have failed to keep pace with the increase in positivity. The good thing is that 93% of all tests are RT-PCR. दिल्ली 198 केस, 200 से कम केसेस आने शुरू हो गए थे पहली मार्च को, अब वो बढ़ गए हैं। 371 औसत है, पिछले 24 घंटे में 400 से अधिक केस आए हैं दिल्ली में। पॉजिटिविटी अभी भी 1% से कम है, लेकिन 0.4 पहले हुआ करती थी, अब 0.6 हो गई है। RT-PCR का शेयर 64% है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। ओवरऑल टेस्ट का नंबर बढ़ाया जा सकता है, ये परामर्श हमने दिल्ली के साथ शेयर किया है। हिमाचल प्रदेश में 37 केस आते थे औसतन प्रतिदिन, अब 80 आ रहे हैं। पॉजिटिविटी उनकी 1% से कम थी, ये बढ़कर 2.3% हो गई है। टेस्ट्स उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। RT-PCR का शेयर 50% है, तो ये जो RT-PCR शेयर है वो और जो टेस्ट्स हैं वो दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में 88 से बढ़कर 167 मामले अब प्रतिदिन आते हैं और पॉजिटिविटी 0.5% से बढ़कर 0.6% हो गई है। ये 70 ज़िले हैं जो कि कंसर्न का कारण है, चिंता का विषय है। पंजाब में रोपड़ में केसेस की संख्या 256% बढ़ी है, 256% इंक्रीज इन केसेस इन वन डिस्ट्रिक्ट। अमृतसर में 123% बढ़ी है। मोगा में 100% केसेस बढ़े हैं। हरियाणा के यमुनानगर में 300% केसेस बढ़े हैं। करनाल में 245% बढ़े हैं।
फरीदाबाद में 225% बढ़े हैं, हिमाचल के सिरमौर में 367, लेकिन वहाँ बेस ही बहुत कम था, तो इसलिए इवन अ स्मॉल इंक्रीज विल मैग्नीफाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। भीलवाड़ा में 275% केस बढ़े, राजसमंद में 200% केस बढ़े, राजस्थान में, गुजरात के महसाणा में 225% केस बढ़े, सूरत में 167%, महाराष्ट्र के नांदेड़ में 385% केसेस बढ़े, नंदुरबार में 224%, बीड में 219%, धुले में 169%। तो ये ज़िले हैं जहां हमने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि यहाँ जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको अधिक टारगेटेड, अधिक फोकस्ड बनाया जा सकता है। और जो भारत सरकार ने प्रायोरिटीज़ फिक्स की हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड लोग, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, उनको इन ज़िलों में टारगेटेड अप्रोच में 100% कवरेज किया जाना चाहिए वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन की स्थिति है कि 3,51,00,000 डोजेज़ हम देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इन 3,51,00,000 डोजेज़ में से 1,38,00,000 डोजेज़ 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 से 59 साल के लोगों को मिली हैं। बाकी डिटेल हमने आपको हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का पहली और दूसरी डोज का भी दिया है। ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है जो हम आपको दिखाना चाहते थे। देश भर में 50,000 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। हमने प्रत्येक अस्पताल को जियो रेफरेंस किया है, यानी हर अस्पताल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नक्शों पर मैप किया है और ये उनका स्प्रेड है। ईच ग्रीन डॉट denotes a COVID vaccination center. This map also gives you an idea of where there is concentration of COVID vaccination centers and where there are geographical gaps. These maps have further been disaggregated at the state level and shared with the states so that they can do more effective planning. अब वैक्सीन डोजेस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये ग्लोबल पिक्चर है 15 तारीख, ये 2 दिन पुरानी पिक्चर है, क्योंकि जिस वेबसाइट से हमने इसको लिया है आवर वर्ल्ड इन डाटा, वो 15 तारीख तक के ही आंकड़े आज सुबह दिखा रहे हैं। अगर उसको देखें तो अमेरिका ने, जिन्होंने 14 दिसंबर से अपना टीकाकरण का अभियान शुरू किया, यानी 90 दिन पहले जिन्होंने टीकाकरण अभियान शुरू किया, उन्होंने 10 करोड़ डोजेज़ लोगों को दी हैं। भारत ने 60 दिन पहले शुरू किया, यानी 30 दिन का अंतर है अमेरिका और हमारे बीच में। हमने 60 दिन में 3,29,00,000 लोगों डोजेज़ एडमिनिस्टर की थी 15 मार्च तक। मैंने पहले आपको बताया ये 15 मार्च के आंकड़े हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने 98 दिन पहले ये काम शुरू किया, मच बिफोर यूएसए एंड मच बिफोर अस, 98 डेज अगो, दे हैव मैनेज टू एडमिनिस्टर 2,60,00,000 डोजेज़, यानी हम यूके से ज़्यादा डोजेज़ दे चुके हैं उनसे बहुत कम समय में। और बाकी राज्य देशों के आंकड़े हमने आपको दिए हैं। ब्राज़ील, टर्की, इज़राइल, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, सब हमसे कहीं पीछे हैं वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर करने में। एक और तथ्य हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। वी वांट टू ब्रिंग अनदर फैक्ट टू योर नोटिस। 15 मार्च को विश्व भर में 8.34 मिलियन डोजेस एडमिनिस्टर हुई। दुनिया के सारे देश मिलकर उन्होंने 15 मार्च को 8 मिलियन डोजेस एडमिनिस्टर की। उसमें जो भारत का हिस्सा था वो 3.04 मिलियन था, यानी दुनिया भर में उस दिन जितनी डोज लगाई गई उसका 36% भारत में लगाया गया। द स्पीडिएस्ट एक्सेलरेशन ऑफ कोविड doses in any country has been seen in India. यहाँ हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि
राज्यों की क्या स्थिति है, औसत डोज प्रतिदिन कौन राज्य कितना एडमिनिस्टर कर रहा है। जो राज्य चिंता का विषय हैं वो हैं छत्तीसगढ़, वो एक दिन में लगभग 40,000 डोज एडमिनिस्टर करते हैं। आंध्र प्रदेश वो लगभग 35,000 या 36,000 मान लीजिए करते हैं। दिल्ली 28,000 डोज करते हैं एक दिन में। हरियाणा 28,000 करते हैं। पंजाब 14,000 करते हैं। पॉजिटिविटी रेट भी पंजाब में बहुत ऊपर है। हिमाचल प्रदेश 9,000 डोज करते हैं। जो राज्य अच्छा कर रहे हैं औसत डोज एडमिनिस्टर्ड पर डे के पैरामीटर पर, वो है राजस्थान, एक दिन में 1,52,000 डोज। महाराष्ट्र 1,38,000। गुजरात 1,21,000। मध्य प्रदेश 61,000। कर्नाटका 54,000। हमारा राज्यों को ये कहना है कि भारत सरकार ने एक लिबरल प्रक्रिया अपनाई है। लिबरल इस मायने में कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल का उपयोग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में किया जा सकता है अगर वो 4 मापदंडों को फुलफिल करता हो। कोई अस्पताल 24 घंटे वैक्सीनेशन कर सकता है अगर उसके पास ये सुविधा हो। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, फैसिलिटेटेड कोहोर्ट रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देने के बाद हमारी राज्यों से अपेक्षा ये है कि टीकाकरण की गति को और टीकाकरण के कवरेज को दोनों को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। अब वैक्सीन वेस्टेज की बात करते हैं। अभी तक जो देश का औसत है वैक्सीन वेस्टेज का वो 6.5% है, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जो 6.5 से भी अधिक वेस्टेज कर रहे हैं। तेलंगाना में 17% से ज़्यादा वैक्सीन वेस्टेज है, आंध्रा में 11% से ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में 9% है, कर्नाटक में 6% से ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में 6.6 है। लेकिन कुछ छोटे राज्य हैं जिनसे हम सब सीख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में वेस्टेज 1.4%, उत्तराखंड में वेस्टेज 1.6, त्रिपुरा में वेस्टेज 2.2। So this is the important message that we have shared with the states. Vaccines are invaluable commodities. Vaccines are public health goods. Therefore, vaccines have to be optimally utilized. Vaccine wastage has to be drastically reduced. Any reduction in wastage means that you end up inoculating more people, and therefore the chances of disrupting the chain of infection grow that much more. So that is the advice that we have shared with the states. हमने स्टेट्स के साथ और क्या अपेक्षाएं रखी हैं। हम स्टेट्स को बार बार कह रहे हैं, पर्टिकुलरली उन 12 राज्यों को जिनका मैंने आपसे जानकारी साझा की, कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर फोकस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करें, मास्क पहने, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, हैंड हाइजीन, ऐसे सभी स्थान जहाँ की भीड़ भाड़ होती है वहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जाए। ऐसे ज़िले जहाँ ज़्यादा डेथ रिपोर्ट हो रही हैं वहाँ क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। अनेक स्तरों पर व्यापक विमर्श के बाद डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स ने नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बनाया है, जिसको हमने राज्यों से 1 साल के पहले शेयर किया था और समय समय पर इसमें रिफाइनमेंट होते हैं। हमारे वेबसाइट पर ये है, इसका पालना होना चाहिए। हमने राज्यों को ये भी अनुरोध किया है कि वी मस्ट डू मोर ऑफ द सेम, बट वी मस्ट डू मोर ऑफ द सेम इन अ एफिशिएंट मैनर। What is this more of the same? It is testing, tracking and treatment. Now that we have vaccines, it is also vaccinate. So we are saying that increase the number of tests, increase the proportion of RT-PCR tests to a minimum of 70%, ensure that all close contacts of any positive person is traced, isolated and tested in the first 3 days. क्लोज कॉन्टैक्ट्स का अर्थ केवल मेरे परिवार के लोग नहीं हैं, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे दफ्तर में काम करने वाले, जिस दुकान में जाकर मैं सब्जी या फल खरीदता हूँ,
या कुछ अन्य आदान प्रदान करता हूँ, अखबार वाला या कोई और वेंडर, तो ये सब मेरे क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो हर राज्य ने शुरुआती दौर में की थी, लेकिन धीरे धीरे अब हम क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स के नाम पर केवल परिवार के माता पिता, बाल बच्चे, पत्नी और पति, उन्हीं पर सीमित हो गए हैं। उस वजह से ये होता है कि अन्य क्लोज़ कॉन्टैक्ट जो पॉजिटिव हो सकते हैं या हैं, वो समाज में घूम रहे हैं और वो इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि किसी भी पॉजिटिव आदमी का जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट है, रफली प्रत्येक व्यक्ति पर 30 ऐसे कॉन्टैक्ट होने चाहिए जिनको हम 3 दिन में खोजें, ट्रैक करें, आइसोलेट करें, टेस्ट करें, और अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव हैं तो फिर वो ट्रीटमेंट में जाएं या आइसोलेशन में जाएं। हमने ये भी कहा है कि अगर आपके यहाँ मामले बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ कंटेनमेंट जोन भी बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन उतने ही हैं जितने 1 महीने पहले थे। इसका मतलब कहीं पर कोई लापरवाही हो रही है। हमने ये भी बोला है कि जिन जिलों में ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहाँ पे प्रायोरिटी वैक्सीनेशन उन ग्रुप्स का होना चाहिए जिनके बारे में भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। धन्यवाद। सो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नर्स के साथ बहुत डिटेल में चर्चा करी है आज की कोविड की सिचुएशन के ऊपर और वैक्सीनेशन की जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में बहुत ही फ्रैंक और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई है। और जो उसमें बिंदु उभारे गए उनको आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब केसेस बढ़ रहे हैं और कई ज़िलों में 150% से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 70 ज़िलों में 1 मार्च से लेके अभी तक अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट सिचुएशन इमर्ज हो रही है जो कि नीचे आती हुई पैंडेमिक जब ऊपर की तरफ जाए तो वो जब सामने दिखाई दे रही है, इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। और उसी को आज इस बड़ी मीटिंग में डिस्कस किया गया। और जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं किसी स्टेट में और कुछ जनरल इश्यूज़ हैं उनके बारे में अभी आपने सेक्रेटरी साहब से सुना। ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज रहा, जो उनकी गाइडेंस हमें मिली है, स्टेट गवर्नमेंट्स को मिली है, देश को मिली है, वो ये है कि हमें ये जो इमर्जिंग सेकंड पीक है, अगर हम देखें कि ऐसे आ रहा था इस तरफ जा रही है, जो उभरती हुई सेकंड पीक कह सकते हैं जिसको, उसको हमें पूरे जोश के साथ, समझदारी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ एड्रेस करना होगा। पैनिक नहीं करना है। हमारे पास कॉन्फिडेंस है, उन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले अपने देश को पेंडेमिक से बचाया, हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे पास टूल्स हैं उसको बचाने के। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन सब टूल्स को इस्तेमाल करके जुड़ के इस सिचुएशन में काबू पाया जाए और सब मिलके इस काम को करें। ये उनका मेन मैसेज है। जो उन्होंने स्पेसिफिक बिंदु बताए, मैं चाहूँगा कि हम उनको दोबारा उद्धृत करूँ मैं इस मौके का इस्तेमाल करते हुए, जो कि PIB की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें भी चिन्हित है। सबसे पहले उन्होंने जो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के लिए जो हमें एक्शन लेना है उसको उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से जोर दे के एम्फेसाइज किया। क्लियरली उन्होंने उस डायरेक्शन में हमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए उन्होंने हमें आह्वान किया है। उसमें 3 बिंदु आते हैं। सबसे पहले कि हम जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच रही है, जिसकी वजह से देश ने अब इस पैंडेमिक को काबू किया, उसको हम दोबारा री एनर्जाइज करें
और उसके अंदर RT-PCR का जो रोल है, हर ज़िले पे, हर स्तर पे 70% से ज़्यादा होना चाहिए और हो सके तो 90% से भी ज़्यादा होना चाहिए। हम उस स्टेज में हैं इस डिज़ीज़ में जब हमारे पास RT-PCR की क्षमता में कोई कमी नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि RT-PCR के द्वारा ही जब हम पेंडेमिक को कंट्रोल करते हैं तो केसेस और कॉन्टैक्ट्स काबू में आते हैं। तो उन्होंने एक टेक्निकल बिंदु के ऊपर एम्फेसाइज किया है, हम सबको आदेश दिया है कि आप RT-PCR की तरफ अपना पूरा ध्यान दीजिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, आइसोलेशन होनी चाहिए, और जो ऑप्टिमम पॉजिटिविटी हो जो कि 5% से कम है, ऑप्टिमम इज लेस देन 5%, वेल बिलो 5%, और जब हम अच्छा काम कर रहे थे तो ये इट वाज वेल बिलो 2% सारे देश में। उसको मेंटेन करिए, और जहां हम देख रहे हैं कि 7% है, 10 है, 14 है, 15 तक भी होगी, उससे भी ज़्यादा होगी कुछ ज़िलों में, उसको चिन्हित करके हमें कहा गया है कि टेस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करिए और टेस्टिंग में RT-PCR की रेशो को ठीक रखिए, और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाइए जहाँ की केसेस का क्लस्टरिंग हो रहा है, कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करवाइए, केसेस को आइसोलेट करिए। तो ये जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है, जो साइंस बेस्ड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है कंटेनमेंट एंड सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी की, उन्होंने अपने शब्दों में इसको पूरे जोर दे के चिन्हित किया है। और जैसा आपको याद होगा, इस मंच से बहुत बारी ये बात कही गई है कि इसी काम करने से बाकी काम पेंडेमिक कंट्रोल के शुरू होते हैं। टेस्ट ही नहीं करेंगे तो ना कोई केस दिखाई दे रहा है, ना ही कोई हम पेंडेमिक कंट्रोल करने का एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन पॉजिटिव है और कौन उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये बात उन्होंने बहुत ज़ोर दे के देश को बताया। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जैसा रूप हमें पेंडेमिक का दिखाई दे रहा है, अब वो महामारी इट्स मोर सो इन दी Tier 2 and Tier 3 cities. The earlier phase was much more intense in bigger cities, metro cities, capital cities and so on. But now it seems कि ये ज़्यादा जो है Tier 2, Tier 3 cities में है, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके और नज़दीक हो गई है। तो उनकी हमें जो गाइडेंस उनसे मिली है, उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग की फैसिलिटी, क्लिनिकल केयर की फैसिलिटी अब हमें इन छोटे शहरों में भी पूरी तरह से स्ट्रेंथन करनी होगी। RT-PCR बहुत दूर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन जो है वो अब हम Tier 2, Tier 3 सिटीज़ पे पहुंच गए हैं, और हमें ये लेके चलना है कि हमने अपने ग्रामीण प्रदेशों को बचा के रखना है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली आगे कहा है कि हमारा जो रेफरल सिस्टम है और हमारा जो एम्बुलेंस का नेटवर्क है, उसमें और उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें और एनर्जी डाली जाए, उसकी अच्छी प्लानिंग और की जाए, क्योंकि हम अब उन जगहों पे हैं इस पैंडेमिक के, महामारी के सिचुएशन में, जो कि मेन सेंटर से शायद दूर हो गया। ये उनका दूसरा पॉइंट उन्होंने एम्फेसाइज किया। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि क्योंकि अब ट्रैवल हो रहा है, इकॉनमी चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, तो जो ट्रैवल करते हैं अगर वो पॉजिटिव हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स 3 दिन पहले किसी और जगह पे थे, तो इसका इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए, एक दूसरे को पता होना चाहिए कि जहाँ ट्रैकिंग ट्रेसिंग करेंगे तो अगर दूसरे प्रदेश में भी, दूसरे ज़िले में भी, तीसरे प्रदेश में दूर भी जाते हैं तो ऐसा सिस्टम हो। ये जिम्मेवारी हेल्थ सिस्टम के ऊपर डाली उन्होंने, जो बाहर के ट्रैवलर्स भी आएँ, जो कहाँ जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमारी जो टेस्ट ट्रैक की जो स्ट्रैटेजी है और ट्रीट की स्ट्रैटेजी है, उसमें इस तरह से जो व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं, ट्रैवलिंग में हो रहे हैं, ट्रैवलिंग की वजह से हो रहे हैं, उनको उसका सिस्टम जो है वो हम SOP उसको स्ट्रेंथन करें। उन्होंने जो चौथा मुद्दा कहा है हमें, जिसके बाद सेक्रेटरी साहब ने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और तेज़ गति लाई जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाए जाएं। लेकिन बहुत दुख के साथ
उन्होंने जो वैक्सीन की जो वेस्टेज हो रही है उसके अपने ऊपर चिंता और फिक्र जताया है, और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इसको मिनिमम तक लेके आइए, और इस अमृत जैसी प्रेशियस कमोडिटी को सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में जो चीज़ है वो वैक्सीन है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे लिए और देश के लिए इसमें वेस्टेज होना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका उन्होंने आदेश दिया है कि वेस्टेज को कम से कम करने के लिए, बहुत ही कम करने के लिए, ना के बराबर करने के लिए व्यवस्था बनाई जाए, और सेंटर के लेवल पे इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेट के लेवल पे इसकी रोज़ इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और इसका एक उन्होंने ये आदेश हमें दिया है कि सब देश में वैक्सीन की वेस्टेज को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। उनका जो अंतिम पॉइंट जो मैं आज हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये उन्होंने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, ये मंत्र जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया है, आज ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज दवाई भी है, लेकिन दवाई अलोन हमें पेंडेमिक से नहीं बचा सकती, ये भी बिल्कुल क्लियर है। साइंस भी बताती है, एक्सपीरियंस भी बताता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये सामने भी आ रहा है। तो वैक्सीन हमारे कई हथियारों में एक हथियार है, ये एक ही हथियार ऐसा नहीं है जिससे कि हमें पेंडेमिक से पूरी मुक्ति मिल जाएगी। डिजीज़ की सिवेरिटी को कम करेगा, मोर्टेलिटी को कम करेगा, लेकिन बाकी के हथियार भी हमें इस्तेमाल करने होंगे। तो जो उन्होंने एम्फेसाइज़ किया, मास्क को अपनाइए, 2 गज की दूरी को अपनाइए, हैंड हाइजीन, स्वच्छता को बढ़ाइए, ये जो टूल्स हैं जिनकी वजह से, जिनको साथ लेके देश ने करके दिखाया था पेंडेमिक का अच्छा कंट्रोल, और जिसके बारे में जो लापरवाही दिख रही है, उस चिंता को और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें वापस आना होगा कि हम दवाई भी अपनाएं, बहुत जल्दी अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, जैसे जैसे कार्यक्रम ये बढ़ रहा है, और ये कड़ाई भी हो कि हम अपने आप को मास्क के द्वारा, 2 गज की दूरी के द्वारा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के द्वारा अपने आप को बचाएं और समाज को बताएं। ये उनका हमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने फिर दोबारा हम सबको जताया है, याद दिलाई है, और एक उम्मीद जाहिर करी है कि इन सब कामों को करते हुए, इस बड़ी चीज़ को अपनाते हुए और पूरे जुड़ के महामारी को देश संभालेगा, ये पूरा कॉन्फिडेंस भी उन्होंने जाहिर किया है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं चीज़ों को हम दोहरा रहे हैं। सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के जो दिया है, गाइडेंस दी है, उसको हम एम्फेसाइज करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Now we'll take some questions. Number 14. सर, ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि हम विदेशों को वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्याप्त वैक्सीन केंद्र नहीं दे रहा है। तो क्या देश में वैक्सीन की कमी है या केंद्र दे नहीं रहा है बंगाल को वैक्सीन, और कितनी डोजेज अभी तक दी हैं, क्या डिटेल है सर? थैंक यू। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, पुनः निवेदन कर रहा हूँ। किसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं उस पर हम लोगों का यहाँ विचार व्यक्त करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसा हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि प्रतिदिन रोज़ सुबह 9 बजे इस प्रकार की एक एक्सेल शीट पर हम प्रत्येक राज्य को हमने कितनी डोजेज़ दी, किस वैक्सीन की दी, उन्होंने कितना उसमें से व्यय किया, कंज्यूम किया, और कितना उनके पास बचा हुआ है, इसकी समीक्षा करते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये राज्यों द्वारा ही हमको दिए जाते हैं, और हमारे कोलीग एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डॉक्टर मनोहर अगनानी के डिवीज़न में इस कार्य को किया जाता है। आज की समीक्षा में भी हमने कुछ राज्यों के साथ जिन्होंने इस प्रकार के बिंदु उठाए थे माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक में, ये जानकारी साझा की थी कि उनके पास कितनी बैलेंस डोजेज़ हैं। तो आपके प्रश्न के एक हिस्से का मैंने उत्तर दे दिया। दूसरा हिस्सा है कि हम देश में क्या वैक्सीन कम दे रहे हैं, विदेश में ज़्यादा भेज रहे हैं।
आपको ये देखना होगा कि विदेश में जो वैक्सीन जाती है वो 3 प्रकार की प्रक्रियाओं के तहत जाती है। एक इंटरनेशनल कमिटमेंट हैं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के हैं, और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ हैं, जैसे कोवैक्स। कोवैक्स क्या है? आप में से जिन लोगों की जानकारी में न हो, WHO, गावी और सेपी, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। इन्होंने मिलकर कोवैक्स नाम की संरचना का गठन किया, जिसमें विश्व के 190 देश सदस्य हैं, भारत भी सदस्य। और इस संरचना के तहत दुनिया भर के विभिन्न वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को एडवांस पेमेंट कमिटमेंट के तहत कुछ पैसा दिया गया। भारत में भी जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ये पैसा मिला। उस पैसे के एवज में वैक्सीन दी जानी है, वो इंटरनेशनल कमिटमेंट है। तो इसलिए कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का उल्लंघन करेगा। भारत में जो वैक्सीन अभी तक राज्यों को उपलब्ध कराई गई हैं वो 7,54,00,000 डोजेज हैं। 7,54,00,000 डोजेज अब तक भारत सरकार विभिन्न राज्यों को उपलब्ध करा चुकी है। इसके बाद यदि कोई कहते हैं कि देश को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, ये बिल्कुल आधारहीन और तथ्यहीन बात है। Number 16. Number 16. Sir, you mentioned about 12 states, in few of which the RT-PCR is less than 70%. Other than these states, how many states are having less than 70% RT-PCR test? And just one more quick question, from the time that INSACOG was formed, how many samples have we sequenced till date? As far as RT-PCR tests are concerned, we will share that information with you. Today we do not have other state information with us. INSACOG is a consortium of 10 labs, and in our press releases every day we tell you what is the total number of variants of concern that they have found, both in fact 3 now, UK variant, Brazil variant and South African variant. I can give you the specific numbers. Dr. Paul would want to add something to this. जैसे हम पहले भी यहाँ रिपोर्ट करते रहते हैं, दिसंबर से एक सिस्टम क्रिएट हुआ है, 10 लेबॉरेटरीज़ हैं और हमारे देश के सारे ही साइंस ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ के सम्मिलित हुए हैं और बेस्ट लेबॉरेटरीज़ के साथ बेस्ट लेबॉरेटरीज़ को इस काम में जोड़ा गया है। और ये दिस इज़ एन ऑन गोइंग वर्क, जैसे कि हमने पहले बताया कि यस, इन द कंट्री वी हैव यूके वेरिएंट, वी हैव relatively less South African variant occasional और ब्राज़ीलियन वेरिएंट, तीनों ही हैं। इसी प्रकार ये भी देखा जा रहा है कि इस पेंडेमिक में हिंदुस्तान से ही कोई यूनिक वेरिएंट भी निकले हो, उनको भी नज़र रखी गई है। इस काम में को साइंटिफिक तरीके से समझने सोचने के लिए एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है, जिसमें कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी हैं जो अपनी अपनी इस फील्ड में बहुत आगे तक है। इसमें जैसे कि मैंने अभी तक आपको पहले भी बताया था कि वी डोंट हैव एनी डेफिनेट सिग्नल कि कोई पर्टिकुलर वेरिएंट इस पेंडेमिक को पुश कर रहा है, उसकी वजह से ये हो रही है। लेकिन बार बार मैं कहना चाहूँगा कि दिस इज़ एन ऑन गोइंग वर्क। जैसे जैसे इसमें नया इंसाइट हमें मिलता है, उन वेरिएंट्स का कोरिलेशन मिलता है एपिडेमियोलॉजी के साथ, केसेस के साथ, सिवियरिटी के साथ, मोर्टेलिटी के साथ, वो सामने लाया जाएगा। आपको याद रहे कि दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर्स। Sequencing of the virus is a very sophisticated procedure. It cannot be done in lakhs. It is done in a strategic way, and we have developed a very scientific SOP based on which this tracking is being done on the viruses coming from different regions of the country. We will keep you apprised on new developments in this regard. Number 10. Runjhun Sharma from CNN News 18. My question is on the AstraZeneca vaccine.
After concerns in some European countries, India too has reviewed its adverse events post-immunization as well as hospitalizations. What does the data suggest? Is there something that India needs to be worried about? Yes, there are in the media and through other reports concerns about AstraZeneca's relationship with thrombotic events in people who received, individuals who received that vaccine has come to light. But remember, and as a result of which, perhaps about 10 countries in Europe have paused their AstraZeneca vaccination program. They may be using other vaccines for their program. But the facts and the situation in nutshell today is that European Medical Agency, which is like the DCGI of the entire European system, European Union, it says it is only a precautionary measure. There is no data to believe as of now a causal relationship. That part of the assessment is still being done. WHO has said yes, as a precaution, the investigation should go on, but they have told categorically that the vaccine scale-up, vaccine implementation should not be suspended in general. So WHO's advice is go on, as well as India's own group that looks at adverse effects is seized with this particular issue for the last few days. They are tracking the information that's available to us in a very systematic manner, and I again assure you that we have no signal of concern in this regard. And therefore, clearly, our program with Covishield implementation, Covishield vaccination in the country will go on with full vigor, but at the same time, we are mindful of the fact to address this concern as an ongoing activity based on the data available to us, as well as we are watching the information being made available from other sources. But today, there is no concern at all with regard to Covishield. Please go ahead. This is the way it should be as of today. And you may also know that UK's Prime Minister himself has also underlined the same philosophy and the same decision of that government. Thank you. We will take the last question now, 104. सर नितिन डीडी न्यूज़ से हूँ। कोविशील्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टडी बता रहा है कि अगर सेकेंड डोज 3 महीने बाद या 12 वीक बाद दिया जाए तो उसकी एफिकेसी 81% होगी। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंसीडर करेगी या इस पे कोई आगे प्लान है? ये भी एक मुद्दा है जो कि पब्लिक डोमेन में है, और उसके बारे में भी हम ये कहना चाहेंगे कि इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एकेडमिक सिस्टम सशक्त है ऐसे फैसले लेने में। हाँ, ये कहा गया है, पब्लिश्ड वर्क में भी कहा गया है, कुछ एडवाइजरीज में भी कहा गया है, कुछ देशों ने इसको अपनाया भी है कि कोविशील्ड का फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में अंतराल जो है 8 हफ्ते हो या 12 हफ्ते हो। सभी देशों में एक ही जैसा नहीं है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। नॉनदलेस, जब से ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है, इसको अगेन हमारा जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, स्टैंडिंग कमेटी है, वो कोविड से पहले भी थी और कोविड का भी काम, कोविड वैक्सीन का भी काम कर रही है और वैक्सीन पे भी काम करते हैं। उसमें सबसे एमिनेंट जो हमारे इस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं नेशनल, वो इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने इस डेटा को देखा है, उन्होंने जिस बेसिस पे WHO में ये बात हुई वो डेटा भी देखा, उन्होंने कंट्रीज से जो इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल चैनल से मिलती है, एकेडमिक सिस्टम से मिलती है, उसको भी कोलेट किया है, एंड इट इज़ बीइंग डन ऑन अ डायनेमिक वे। मतलब कल परसों जो था उससे बाद भी कोई चीज़ आई है, उसको भी देखा है। उनकी मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं और उनकी इंटरिम एडवाइस अभी 4 दिन पहले यही थी कि नो चेंज, पिछले हफ्ते तक यही थी, और उसके बाद भी वो अलर्ट हैं इस इशू के ऊपर, और जैसे जैसे उनकी डेटा के बेस के ऊपर कोई बदलाव आता है उनकी रिकमेंडेशन में, वो शेयर किया जाएगा। ऑल आई कैन से विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट द साइंटिफिक basis on which these decisions have to be made are being
fully addressed by an independent and a very competent group of scientists. They are also looking at data which is available from the Indian bridging study of about 1,600 individuals, which was done within India. There is data of a trial that was done outside, but India also conducted a bridging trial, and their data is also available. So keeping everything in mind, if there is a revision of the recommendation from this very esteemed group, the government will embrace it. But I assure you that this is a work being done with full seriousness, but this is a work in progress as well. Thank you.